You need to be rich before becoming a philosopher. ये कौन बोलता है? The King Khan himself, शाहरुख खान। कभी आपने ध्यान से सोचा है कि एक इंसान जो अभी कुछ वक्त पहले तक 80s में जिसकी जेब में 100 रुपए भी नहीं होते थे, वो आज की डेट में 6000 करोड़ का मालिक है? कैसे? कभी आपने सोचा है कि जो एक नॉर्मल थिएटर आर्टिस्ट था, वो आज की डेट में पूरे बॉलीवुड पे राज कर रहा है? कैसे? कभी आपने सोचा है कि एक नॉर्मल आर्टिस्ट इतना बड़ा बिजनेसमैन कैसे बन गया? कैसे? कभी अगर शाहरुख खान को अपने इवेंट पे बुलाना तो कितने पैसे देने पड़ेंगे, ये भी बताऊंगा कैसे। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू हु इज एन आर्टिस्ट। पूरे वर्ल्ड में आर्टिस्ट की कैटेगरी के अंदर कौन कौन लोग फॉल करते हैं, कौन वो लोग हैं जिनको आर्टिस्ट बुलाया जा सकता है, हु आर ऑल द पीपल हु कैन कम अंडर दिस टैग ऑफ एन आर्टिस्ट। इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा हाउ टू बिकम बिग एज एन आर्टिस्ट। हाँ भाई, इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा व्हाट ऑल थिंग्स आर इंपॉर्टेंट फॉर यू इफ यू आर एन आर्टिस्ट। हाँ भाई हाँ, इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा how to claim what you actually deserve. Hello, my name is Manik Bhateja and I'm a dancer, choreographer, artist, performer and director of Dance Era. अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो इस वीडियो के थ्रू, तो प्लीज इस लिंक के ऊपर क्लिक करो। दिस प्लेलिस्ट विल टेक यू टू ऑल द वीडियोस जो कि मैंने बनाई हुई हैं डांसर्स, कोरियोग्राफर या किसी भी टाइप के आर्टिस्ट के लिए। तो पहले पॉइंट के ऊपर आते हैं, आर्टिस्ट होते कौन है? ऐसा कौन सा नेचर ऑफ वर्क है जिसको करने के बाद आप आर्टिस्ट कहलाओगे? तो मैं आपको बताता हूँ, ऐसे 7 कैटेगरीज होती हैं। पहले होते हैं पेंटर्स। पेंटर्स वो जो ऐसा पीस ऑफ आर्ट बनाते हैं, ऐसी पेंटिंग या ऐसी ड्राइंग या ऐसा स्केच बनाते हैं जो बहुत ज़्यादा पैसों में बिकता है, बहुत फेमस हो जाता है, या एक ऐसा मास्टरपीस कहलाता है जो पूरे वर्ल्ड में ही उसका एक कॉपीराइट हो जाए और ऐसी चीज़ हो जाए कि वो एक उनके नाम पे ही फिक्स हो जाए। फॉर एग्जाम्पल MF हुसैन सर, वो एक ऐसे इंसान है जिनकी पेंटिंग्स लाखों करोड़ों में बिकती हैं, बोली लगती है, बिडिंग होती है उनकी पेंटिंग्स को अपने घर में लगाने के लिए। दूसरे होते हैं स्कल्पचर्स। कोई भी ऐसे लोग जो भी स्कल्प्ट करते हैं, कोई भी चीज़ बनाते हैं, एक चीज़ को आकार देके कोई भी चीज़ क्रिएट करते हैं, कार्व करते हैं, उनका कोई पीस ऑफ आर्ट जो बिल्कुल अमूल्य है, उन्हें स्कल्पचर आर्टिस्ट के नाम से जाना जाता है। तीसरे टाइप के आर्टिस्ट होते हैं लिटरेचर आर्टिस्ट। ऐसे लोग जिन्होंने लिटरेचर की दुनिया में अपना इतना नाम किया, भारत देश का इतना नाम किया। फॉर एग्जाम्पल RK नारायण जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी। ऐसे ही आर्टिस्ट हैं खुशवंत सिंह, ऐसे ही आर्टिस्ट हैं रामधारी सिंह दिनकर, और ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो आप लोग अपनी CBSE की टेक्स्ट बुक में पढ़ते हो। उन लोगों को लिटरेचर आर्टिस्ट बोला जाता है। चौथे पे आते हैं आर्किटेक्चरल आर्टिस्ट। ऐसे आर्टिस्ट, ऐसे लोग जिन्होंने आर्किटेक्चर की फील्ड में अपना नाम किया, ऐसी चीजें बनाई जो दुर्लभ हैं पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में, वो नहीं मिल सकती कहीं भी, वो सिर्फ और सिर्फ मिलेंगी तो भारत देश के अंदर। ऐसे लोग जिन्होंने भारत देश का नाम आर्किटेक्चर के साथ ऊपर किया, वो लोग होते हैं आर्किटेक्चरल आर्टिस्ट। पांचवें टाइप के आर्टिस्ट होते हैं थिएटर आर्टिस्ट। ऐसे लोग जिन्होंने थिएटर की फील्ड में अपना इतना नाम किया है, ऐसी चीजें बनाई हैं, ऐसी डायरेक्शन करी है या एक्टिंग करी है या कुछ भी किया है, ऐसे मास्टरपीसेस बनाए जो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गए। ऐसे ही कुछ नाम है, श्री अनुपम खेर जी, श्री ओम पुरी, श्री नसीरुद्दीन शाह, श्री पंकज कपूर। एक तो मेरे बहुत ही फेवरेट है, आवाज निकालूंगा, बताना कौन है। और उस समय वासेपुर में बंदरबाग चल रहा था, एक बगल में चांद होगा, एक बगल में बोटियां। पीयूष मिश्रा जी। और 6th आते हैं फिल्म आर्टिस्ट। ऐसे लोग जिन्होंने फिल्म जगत के अंदर, भारतीय सिनेमा के अंदर, बॉलीवुड के अंदर इतना बड़ा नाम कर लिया कि बॉलीवुड को पूरे वर्ल्ड के मैप के ऊपर ले आए। फॉर एग्जाम्पल पृथ्वीराज कपूर, यश चोपड़ा या SS राजामौली। ये ऐसे बड़े नाम हैं, ये ऐसे लोग हैं, ऐसे दिग्गज लोग हैं जिन्होंने बॉलीवुड का इतना बड़ा नाम कर दिया पूरे विश्व में। और लास्ट आते हैं इंडियन म्यूजिक आर्टिस्ट। ऐसे आर्टिस्ट जिन्होंने इंडियन म्यूजिक सीन को इतना बड़ा कर दिया, इतना बड़ा नाम कर दिया इंडियन बॉलीवुड म्यूजिक का, कमर्शियल म्यूजिक का, कर्नाटिक म्यूजिक का या क्लासिकल म्यूजिक का, कि पूरे विश्व में हम बॉलीवुड म्यूजिक के नाम से फेमस हो गए। उनमें से कई ऐसे नाम हैं जो हमारे साथ अब नहीं है। मोहम्मद रफ़ी जी, किशोर कुमार जी, मुकेश जी, लता मंगेशकर जी और बहुत सारे ऐसे लोग, जगजीत सिंह जी, जिन्होंने वर्ल्ड के मैप के ऊपर इंडिया को हाईलाइट किया अपनी आवाज के साथ। ये वो लोग हैं जिन्होंने पूरे वर्ल्ड की नजरें हमारी तरफ रिस्पेक्ट से झुका दी। अब बात करते हैं कि एक आर्टिस्ट के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से 4 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज है एजुकेशन, दूसरी चीज है ट्रैवलिंग, तीसरी चीज है कमिटमेंट टू द आर्ट, एंड चौथी चीज है इनोवेशन टू द आर्ट। एक आर्टिस्ट के पास ये 4 चीजें अगर हैं तो वो कभी भी लाइफ में 0 से शुरू कर सकता है। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बताता हूं क्यों। क्योंकि अगर आप एक आर्टिस्ट हो तो आपको एजुकेशन जो है वो एक पूरे वर्ल्ड को देखने का नजरिया देती है। आप मुझसे अगर किसी भी
वर्ल्ड में किसी भी डांस फॉर्म के बारे में, वर्ल्ड में किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में, या वर्ल्ड में किसी भी म्यूजिक जॉनर के बारे में पूछोगे तो मुझे वो पता है कि वो किस जगह का होगा। आपको आपकी आर्ट वो चीज़ नहीं सिखा सकती जो आपको बेसिक या सेकेंडरी एजुकेशन सिखा सकती है। तो 12th तक जो आपने पढ़ाई करी है वो बहुत इंपॉर्टेंट वैसे आपके लाइफ में आए या ना आए, मगर आपको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपने अपनी आर्ट के अंदर कितना टाइम दिया है, उस आर्ट के अंदर आपने क्या क्या सीखा है, वो आप अपनी एजुकेशन के साथ जोड़ के देख सकते हो और आप अपने आप को एक इवॉल्व कर सकते हो एक बेहतर आर्टिस्ट के रूप में। मान लो कि अगर आप मुझसे एक क्वेश्चन पूछते हो कि ये मैं आपको एक साउंड सुना रहा हूँ, ये कौन से इंस्ट्रूमेंट का साउंड है और ये कौन सी कंट्री को बिलोंग करता है, तो मैं वो उस चीज़ का जवाब दे सकता हूँ आपको। क्या आप दे सकते हो ये जवाब? यार आपको कंट्रीज ही नहीं पता होंगी और कंट्रीज कौन सी कहाँ पे पड़ती है यही नहीं पता होगी, तो आप क्या जवाब दोगे इस चीज़ का? इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि आप 4 लोगों के बीच में अगर बैठे हो तो आप अपनी आर्ट के बारे में अगर बात कर रहे हो तो आपको अपनी आर्ट समझाने का तरीका भी आना चाहिए। दूसरी चीज़ जो है इंपॉर्टेंट वो होती है ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग का मतलब ये नहीं होता कि थोड़े से पैसे कमाए तो रात को दिल्ली से बस पकड़ी और सुबह कसौल पहुंच गए। ट्रैवलिंग का मतलब होता है कि आपने वर्ल्ड कितना ट्रैवल किया हुआ है, वर्ल्ड नहीं तो इंडिया ही कितना ट्रैवल किया हुआ है। आप जब किसी कंट्री में जाके उस जगह की वो चीज़ अपने सामने अपनी आंखों के सामने देखोगे, उस कल्चर को अपने आप एक्सपीरियंस करोगे, वहाँ का खाना खाओगे, वहाँ के डांसेस देखोगे, वहाँ का म्यूजिक सुनोगे, तो आप अपने आप एज एन आर्टिस्ट इवॉल्व हो जाओगे। आपको समझ में आ जाएगा, आप वो पूरी लाइफ कोई आपकी मेमोरी में से इरेज नहीं कर सकता। वो जो एक्सपीरियंसेस हैं सब कुछ बहुत ज़रूरी है एज एन आर्टिस्ट। सो प्लीज़ ट्राई टू ट्रैवल नॉट ओनली अब्रॉड, नॉट ओनली आउट ऑफ इंडिया, बट अगर आप अपनी कंट्री के अंदर ही डाउन साउथ या ईस्ट या वेस्ट कहीं पे भी जाओ, आप जहाँ पे भी जाओगे आपको कुछ ना कुछ ब्यूटीफुल मिलेगा ही मिलेगा। तीसरी चीज़ आती है कमिटमेंट टू द आर्ट। अगर आप एक आर्टिस्ट हो तो आपको कमिटमेंट अपनी आर्ट की तरफ देना ही पड़ेगा। मैंने किसी बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर को ये बोलते हुए सुना है कि 20 मिनट एवरी डे अगर आप अपनी आर्ट को देते हो, 365 दिन, और ऐसे मल्टीप्लाइड बाय 4 ईयर्स, 4 साल 365 दिन और 20 मिनट एवरी डे अगर आप अपनी आर्ट को देते हो, पूरे 24 घंटे में से सिर्फ 20 मिनट की बात कर रहा हूं मैं, आप 4 साल के बाद वर्ल्ड में उस आर्ट के लिए जाने जा सकते हो। इसका मतलब कंसिस्टेंटली हर रोज सिर्फ 20 मिनट ही तो देने। अगर आप 4 साल तक 20 मिनट सिर्फ अपनी आर्ट को दो हर रोज, तो आप बहुत बड़े इंसान बन सकते हो। आपके अंदर कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी होना, हर रोज मांझी की तरह उस पहाड़ी के पत्थर को रोज तोड़ना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तभी उस पहाड़ के अंदर से अपना रास्ता निकाल पाओगे, अगर आप मांझी की तरह हर रोज उसको तोड़ने की कोशिश करोगे तो। चौथी चीज जो इंपॉर्टेंट है एक आर्टिस्ट के लिए वो है इनोवेशन। इनोवेटिव अगर आप हो अपनी आर्ट के अंदर तो ही आप अपनी आर्ट को सक्सेसफुली आगे ग्रो कर पाओगे, क्योंकि आपकी आर्ट ऐसा नहीं है कि आपने स्पेशली वो चीज़ पूरे वर्ल्ड में आप ही ने शुरू करी है। मैं डांस करता हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि डांस मुझसे पहले किसी ने किया ही नहीं, किया है लोगों ने। मैंने उस डांस को इनोवेट करके कहाँ से अपने स्टाइल में कन्वर्ट किया, या मैंने उससे अपना नाम कैसे बनाया, या मैंने उसके अंदर स्पेशल क्या किया, या मैंने उसके अंदर कितनी एजुकेशन ली, या मैंने कितनी एजुकेशन इम्पार्ट करी, लोगों को दी, वो इंपॉर्टेंट है। इनोवेटिव होना, आप वो नई नई चीज़ें ईजाद करना जानते हो, आपको पता है कि अपनी आर्ट को किस तरीके से नए लेवल पे लेके जाना है, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है अपने नाम के साथ, तो वो होती है इनोवेशन। अगर आप इनोवेटिव हो तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट बनोगे लाइफ में। अब एक पॉइंट के ऊपर आते हैं, हाउ टू क्लेम व्हाट यू डिजर्व एज एन आर्टिस्ट। आप एक आर्टिस्ट तो हो, आपने एजुकेशन भी ले ली, आपने ट्रैवल भी कर लिया, आपने इनोवेशन भी दिखा दिया और आप कंसिस्टेंट भी हो, कमिटमेंट भी है आपके अंदर, आपने सब कुछ करके देख लिया, मगर फाइनेंसेस की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। इट इज डिसहार्टनिंग टू वॉच द आर्टिस्ट्स इन इंडिया हु आर अंडरपेड। आप लोग अपनी खुद की वैल्यू ही नहीं जानते। इसके लिए मैं बोलना चाहूंगा कि एक आर्टिस्ट को अपने आर्ट की कमर्शियल वैल्यू एक्चुअली में पता होनी चाहिए। अगर आप एक आर्टिस्ट हो और आपको सामने दिख रहा है कि ये काम मैं ही कर सकता हूं और मेरे से बेहतर कोई भी नहीं कर सकता, और मैं इस काम के लिए इतने पैसे लूंगा, और अगर ये बंदा किसी और से काम करवाएगा तो ये खराब करवाएगा अपना काम, तो आप अपनी चीज पे अड़े रहो। आपको पता होना चाहिए कि आपकी आर्ट की वैल्यू क्या है, कोई ले या ना ले, गरज में बताओ, छोड़ दो काम। अपने वक्त की कीमत, अपनी आर्ट की कीमत, और वो आर्ट किसी और के पास नहीं है तो उसकी स्कैर्सिटी की कीमत कितनी है, ये एक आर्टिस्ट को पता होना चाहिए। अब मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं। एक ऐसा इंसान जिसने शहनाई वादन को पूरे वर्ल्ड के ऊपर एक पहचान दी, उनका नाम था बिस्मिल्लाह खान जी, जिनके 5-6 पासपोर्ट भी भरे पड़े थे। अगर वो अपनी आर्ट को कमर्शियलाइज करना जानते, उन्हें पता होता कि मैं पूरे वर्ल्ड में अनोखा हूं, मैं एक ऐसा इंसान हूं जो ऐसी शहनाई बजाता है जो पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं बजा सकता, तो शायद उनके पास वो वाराणसी में सिर्फ एक टूटा हुआ घर और एक चारपाई नहीं होती। नेक्स्ट कम्स हाउ टू बिकम बिग एज एन आर्टिस्ट। आपने एजुकेशन भी ले ली, आपने ट्रैवलिंग भी कर ली, आपने कंसिस्टेंसी भी दिखाई अपने काम के अंदर, कमिटमेंट भी दिखाई और इनोवेटिव भी हो।
और उसके बाद आपने अपनी आर्ट के लिए सही वैल्यू और सही प्राइस टैग लगाना सीख लिया, तो आप इसके बाद बड़े कैसे बनोगे? आप बड़े ऐसे बनोगे कि आप हमेशा ह्यूमिलिटी से लोगों के साथ पेश आओगे, आप हमेशा मॉडेस्टी से लोगों के साथ पेश आओगे, आप हमेशा हम्बल रहोगे और आप हमेशा डाउन टू अर्थ रहोगे। क्या आपको लगता है कि अमिताभ बच्चन साहब जब केबीसी पे आते हैं, कोई भी लेडी सामने आती है तो वो उसके लिए चेयर पुल करके उसको बिठाने के बाद क्यों बैठते? क्या आपने कभी नोटिस किया कि शाहरुख खान के घर पे अगर कोई जाता है तो वो उसको बाहर तक छोड़ने के लिए दरवाजा खोल के बिठा के बाय बाय करने के लिए क्यों आता है? मैं खुद अभी इस राह के ऊपर हूं, मैंने बाकी सारी चीजें कर ली हैं, मगर मैं खुद ये चीज सीख रहा हूं और मैं चाहता हूं कि जो लोग ऐसा करते हैं और जो ऐसा सीख चुके हैं और जो ऐसा प्रैक्टिस करते हैं, वो लोग प्लीज बाकी लोगों को भी ये चीज समझाएं, क्योंकि ये चीज एट लास्ट आर्टिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बड़ा आर्टिस्ट होने के बाद भी डाउन टू अर्थ पेश आना, अगर ये सब चीजें आती होंगी तो वो जरूर पर जरूर बहुत ही ऊंचाइयों पे जाएगा। वो इतना बड़ा बनेगा कि शायद कोई उसे छू भी ना पाए। मुझे पता है कि एक इंसान के अंदर ये सारी खूबियां एक साथ नहीं आ सकती, इसीलिए मैं भी कोशिश कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप लोग भी कोशिश करो। सो प्लीज मेरे इस कंटेंट को आगे पुश करो और लोगों तक पहुंचाओ, ताकि हम सब लोग, सारे आर्टिस्ट एक साथ ग्रो करें। अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना। मैं जानना चाहता हूं, सुनना चाहता हूं आप लोगों से कि आर्टिस्ट बड़ा और किस तरीके से हो सकता है। ये तो मेरे पॉइंट्स थे, आप क्या कहना चाहते हो? आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, सो प्लीज स्टे कनेक्टेड। लॉट्स ऑफ लव, मानिक भटेजा।